पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शुरुआत मनोज यादव आपसे करता हूं और सवाल एक लाइन का है। आपकी पार्टी के नेता सांसद ने कहा है कि संवैधानिक तानाशाही के लिए सरकार बिल ला रही है। आप मुझे समझाइए कैसे तानाशाही देश में आ जाएगी। और निश्चित तौर पे तानाशाही और बीजेपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राकेश जी, मुझे नहीं लगता है कि मुझे समझाने की जरूरत है। सदन के अंदर विपक्ष के साथ जिस तरह बात की जाती है, अभी सबसे पहले ही बात हुई कि सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में जो जिम्मेदार लोग हैं वो नदारत है, वो कभी आते ही नहीं है और विपक्ष की बात को कभी सुना ही नहीं जाता। हमको भी जनता नहीं चुना है, हम भी भारत के ही नागरिक हैं। अगर आपके पास 240 सांसद है तो हमारे पास भी 37 हैं, विपक्ष के पास भी एक अच्छा नंबर है। तो आप किस आधार पे हमारी बात को नहीं सुनते? परसीमन की बात आती है, परसीमन पे या महिला आरक्षण पे हम आते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं महिला आरक्षण पे कहना चाहता हूँ, विपक्ष कह रहा है कि पिछड़ी महिलाओं को, दलितों को रिजर्वेशन महिलाओं को मिल रहा है, पिछड़ी महिलाओं को, वो भी नागरिक है, प्रधानमंत्री की वर्ग से आती हैं, पिछड़ी जातियां जितनी भी हैं। और जो मुस्लिम है, मुस्लिम पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई मुस्लिम प्रेम की वजह से नहीं, तमाम सारी इस देश में रिपोर्ट सफाई नहीं चाहिए मनोज भाई। मैंने आपसे एक लाइन का सवाल ये पूछा था कि भाई सरकार के बिल से तानाशाही कैसे आ रही है। आपकी पार्टी के सांसद ने कहा मुझे समझा दीजिए कि ये वाला बिल है और इससे तानाशाही आ जाएगी, बात खत्म। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे को ये बता दीजिए कि ये बिल पास कैसे कराएंगे? कैसे कराएंगे नहीं कराएंगे वो बात की बात है, उस सरकार देखे। कौन 364 बिल को पास करवाना नहीं करवाना पत्रकार का टेंशन नहीं है मनोज यादव जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई कैसे तानाशाही आएगी ये बताइए मेरे को। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की थोड़ी मर्यादा रखिए। जिस तरीके से परसीमन हो रहा है, मैं महिला आरक्षण पे बोल रहा था, परसीमन पे मैंने महिला आरक्षण पे अपनी बात पूरी भी नहीं की, आपने टोक दिया। परसीमन पे अपनी बात इसलिए कि आप धर्म आधारित आरक्षण पर चले गए थे मनोज यादव जी। आखिर ताना धर्म आधारित आरक्षण पर चले गए थे, संविधान विरोधी बातें कर रहे थे। हमारे देश का संविधान धर्म आधारित आरक्षण की वकालत नहीं करता है। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है? धर्म आधारित। ईडब्ल्यूएस का मतलब ईडब्ल्यूएस में एक धर्म का है, एक वर्ग तो है, एक धर्म का है, एक वर्ग तो वर्ग है। और धर्म में नहीं अंतर समझ में आता है मनोज यादव जी। या इतने आकंठ हो गए आप 27 केस में, जिस वर्ग की आप बात कर रहे हो वो वर्ग तो में आकंठ डूबे हुए हैं कि आपको धर्म और वर्ग में अंतर नहीं समझ में आता है। आप तो सरकार से ज्यादा तानाशाही तो आप दिखा रहे हैं मुझे। सर भाई संविधान विरोधी बातचीत करेंगे तो ये तानाशाही नहीं है, सवाल है। अब पत्रकार के सवाल पूछने का अधिकार, आईना दिखाने का अधिकार आप छीनना चाहें तो मेरी उसमें कोई गलती नहीं है। ये आपकी सोच, आपको मुबारक है, होने नहीं दूंगा ये। मुसलमान क्या दोयम दर्जे का नागरिक है इस देश में? आपकी नजर में होगा, आपकी नजर में होगा, नहीं है दोयम दर्जे का नागरिक। ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। इस देश में कोई भी दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है। आप समझते हैं मनोज यादव? नहीं मिलना चाहिए मनोज यादव जी, ये आप है जो समझ रहे हैं और उनके दिमाग में आप डालना चाहते हैं कि तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो, इसलिए हम ही को वोट दो। ये आप मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं मनोज यादव। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं नहीं कह रहा, तो आपने कैसे धर्म के आधार पे कह दिया? क्या आपने मुस्लिम नाम लिया? मैंने नाम लिया मनोज यादव, आपने नाम लिया। मैं तो शांति से आपकी बात सुन रहा था मनोज भाई, मैं आपकी बात शांति से सुन रहा था। आप धर्म आधारित आरक्षण की बात लेकर आए तो मुझे बीच में आना पड़ा कि आर्थिक आधार पे इस देश में आरक्षण दिया जाएगा। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ किस आधार पे लिखा है, किस पन्ने पे लिखा है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलेगा? अच्छा, बताइए मुझे। संविधान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, संविधान के हिसाब से तो आरक्षण भी बहुत समय तक नहीं चल कहीं ना, संविधान के हिसाब से तो आइए ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, आइए संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। मुझे पता है कि आपका एजेंडा संसद सत्र नहीं है मनोज भाई, मुझे पता है। आरपी सिंह को लाइए। आरपी सिंह, मुझे पता है कि मनोज यादव जी और उनकी पार्टी का एजेंडा संसद सत्र में सिर्फ 27 का चुनाव है। बिल या बिल में क्या है नहीं है, संविधान में क्या है नहीं है, ये कुछ भी एजेंडा नहीं है। ये कल से संसद के सत्र में 27 के एजेंडे के साथ बैठेंगे। बड़ी स्पष्ट सी बात है, गिरगिट ने अपना असली रंग दिखाना ही दिखाना है, कुछ भी करते रहे वो थोड़ी देर एजेंडे क्लियर है। तो गिरगिट ने अपना रंग दिखाना है, वो आप रोक नहीं सकते। और अंतगतवा जो गिरगिट का रंग निकल कर आएगा और गिरगिट का रंग हरा होता है, सबको पता है। अबे साले, इसलिए वो टोपी पहने, माला जपे, कुछ करे, राम के नाम पे कुछ भी। पर सच ये है कि इनको इस सबसे लेना देना नहीं, इनके लिए सिर्फ मुसलमान वोट है, उससे आगे कुछ है नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ, जो देश की प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, बेशक वो आयुष्मान भारत हो, बेशक वो आपको टोका नहीं, मनोज जी अच्छी बात नहीं, मैंने आपको एक बार नहीं रोका ना बीच में, तो बेशक आयुष्मान भारत हो, वो बेशक जल से नल के मिशन का काम हो, चाहे वो लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ हो, चाहे कोई भी जो भी स्कीम्स हैं, सबके सब स्कीम में लगभग 30 से 34% तक
मुसलमान लाभकारी हैं। पॉपुलेशन कितनी है? 14-15%। लाभकारी कितने हैं? 34% तक लाभकारी हैं। तो इसका मतलब कहीं धर्म के नाम पर कोई ये तो नहीं भेदभाव होता। तो इसलिए ये विशेष उनके लिए आरक्षण की बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। परंतु ठीक है, इनकी राजनीति है। हम तो कहते हैं जो मूल मुद्दे हैं उन पे बात करें ना। इस बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने का बिल आने की बात है। आप आगे बढ़कर आइए ना, ताकि लोगों को राहत मिल सके, लोगों को जल्द से जल्द जो कोर्ट में फैसले रुके हुए उनके फैसले आ सके। इसी प्रकार वंदे मातरम को लेकर जो बिल है कि कोई भी उसका अपमान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर बात बराबर होनी चाहिए। अच्छा रुक जाइए, तो एक छोटा सा टेस्ट और कर लेता हूं। मनोज भाई एक लाइन में बता दीजिए, फिर मैं सोमनाथ जी और निशांत के पास जाऊंगा। एक लाइन में बता दीजिए, वंदे मातरम पर जो कल बिल पेश होने वाला है, आप लोग समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। आने दीजिए बिल, क्या शर्तें ड्राफ्टिंग का, उसमें ड्राफ्ट में क्या आएगा वो तो पता चलेगा। पता है भाई, वंदे मातरम के अपमान पर सजा का प्रावधान होगा। मैं आपको बता रहा हूं, पे हत्या कर देते हैं। वंदे मातरम के अपमान पर सजा का प्रावधान होगा नेशनल ऑनर्स एक्ट में। नेशनल ऑनर्स एक्ट में चेंज हो रहा है। बिल पे चर्चा होने दीजिए। अच्छा, वंदे मातरम के अपमान पर सजा होनी चाहिए कि नहीं? पता चले ना कि बिल में मनोज भाई, वंदे मातरम के अपमान पर सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान आधारित कोई उसमें लाइन ले आए। वंदे मातरम के अपमान पर सजा होनी चाहिए कि नहीं? राष्ट्र ध्वज का जो नहीं निकलेगा इनके मुंह से, निकलेगा नहीं, एक शब्द नहीं निकलेगा इनके मुंह से। वंदे मातरम के अपमान पर सजा होनी चाहिए कि नहीं? अरे सरदार जी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। सजा होनी चाहिए। अपनी टांगों पे तिरंगा झंडा रखने वाला दल हम नहीं है ना। गली गली में तिरंगे का अपमान जिस तरह कराते हो वो हमें मालूम है, हमें ना बताओ। वंदे मातरम पे हमको ज्ञान ना दो, हमें मालूम है कितना वंदे मातरम और कितना तिरंगे का सम्मान भाजपा ही करते हैं। प्रभु का तो कर नहीं पाए, प्रभु श्री राम का सम्मान तो कर नहीं पाए। चढ़ावा चोर कहीं के सबके सब चढ़ावा चोरी करके भाग गए, लूट लिया। प्रभु को बता रहे हैं कि हम वंदे मातरम और तिरंगे पे वाली बात को हमको बता रहे हैं। अभी गिरगिट का नाम लिए थे ना, पहले अपना कलर देख लेना कि गिरगिट से भी ज्यादा तेज बीजेपी कलर बदलती है। मैं बीच में आता हूं, देख लेना, फिर गिरगिट का गिरगिट का कलर हरा होता है। एक फिर गिरगिट क्या बताया? एक बार में बीच में आता हूं। मनोज भाई सुनिए, एक तो आपने पहले मर्यादा पार की। आपने इनको चढ़ावा चोर बोला, आरपी सिंह जी को वॉकआउट किया था। मैं मर्यादा नहीं तोड़ता कभी। नहीं सर, ठीक है। तो आरपी सिंह आपके हिसाब से चढ़ावा चोर है तो मर्यादा तोड़ना ही हुआ। नहीं तो सबूत दे दीजिए कि आरपी सिंह ने चढ़ावा चोरी की है। भाजपा ही है। मैंने आपको मैं समय देता हूं, मैं आपको समय देता हूं। आप आरपी सिंह को जो आपने कहा उसका सबूत दिखा दीजिए। तो आप इंडिया गठबंधन में होकर भी नहीं है या नहीं होकर भी है, क्या है? जरा पहली सुलझाइए। और इनकी शकल देख लीजिए, गिरगिट की तरह कौन लगता है? निशांत भाई, चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो क्या कल राम के ही नाम पर हंगामा होना? सबसे पहले मैं भाजपा की तारीफ में कुछ कहना चाहता हूं। वोट चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, इंफ्रास्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर चोरी, एयर क्वालिटी से क्वालिटी चोरी, नीट पे पेपर लीक, मां गंगा के साथ धोखा, भगवान के राम पे राजनीति करने वाली पार्टी। देखिए, आज देश जानता है कि मंदिर की पेटी में डाला हुआ नोट और ईवीएम में डाला हुआ वोट दोनों एक जगह जा रहा है। अब आपसे आते हैं कि कल मॉनसून सत्र में क्या होने वाला है। देखिए, जब इनसे कोई सवाल पूछता है तो ये हमें एंटी नेचुरल और परजीवी कहते हैं। जंतर मंतर में जो कल हुआ वह एक लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक काला धब्बा है। इससे पहले 111 दिन तक मां गंगा को बचाने के लिए प्रोफेसर अग्रवाल जो हरियाणा में थे उनके साथ क्या हुआ, 750 दिन अन्नदाता किसानों के साथ क्या हुआ, दलितों के साथ क्या हुआ, 27 बच्चों की मौत हुई। इस सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। चंदा चोरी, आस्था से धोखा, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जो उन्होंने पतन किया है, संस्थानों पर कब्जा, राजनीतिक दलों को तोड़ने की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। उनके घोटाले और भ्रष्टाचार जो हैं वो कांग्रेस पार्टी सबको दिखाने का काम करेगी। देखिए, जो आज कमर तोड़ महंगाई है, 3.5 करोड़ लोगों के जो व्हीकल ड्राइवर्स हैं उनको इथेनॉल का बोझ डाल दिया है। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिलना चाहिए उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी मॉनसून सत्र में इन सभी बातों को उठाने का काम करेगी, चाहे डिलिमिटेशन हो, चाहे वन नेशन इलेक्शन हो, इन सभी को विरोध करेगी। देखिए, विकसित भारत शिक्षा इनका अधिनियम विधायक का पूरी तरह से हम विरोध करेंगे। FCRA में कोई भी ये चेंजेस करेंगे कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। सवाल मुद्दा ये उठता है कि जैसे आरपी सिंह ने कहा राम का नाम लेते हैं, गिरगिट लेते हैं। अरे राम के नाम पे तुमने चंदा चढ़ावा चोरी किया, उसके नाम पे तुमने सरकार बनाई,
मोदी जी ने 2020 में संसद के अंदर कहा कि इसकी कमेटी हम बनाएंगे। 15 में से 12 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपॉइंट करा और एसआईटी में आप देखिए कितना पैसे की चोरी हुई है, कोई जवाब नहीं। जहां तक इन्होंने ईडी को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूसरे मंत्रियों को अपनी पार्टी में लेते हैं, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, ये हम सब देख चुके हैं कि किस तरीके से ये बिल को पास कराना चाहती है। लेकिन याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी और सारा विपक्ष एक साथ है। आज दोनों नेता विपक्ष ने अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर चंदा चोरी और आस्था के धोखा के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उसमें यह भी बोला कि 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में प्रधानमंत्री ने खुद इसके क्रेडिट लिया था। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आता हूं निशांत आपके पास। नहीं, मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। दल बदल इस देश में पहली बार नहीं हो रहा है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन सियासत में निशांत भाई ये नहीं हो सकता है कि हमारी सरकारों के समय हुआ तो बहुत अच्छा है, इनकी सरकार के समय हो रहा है तो बहुत बुरा हो रहा है। ये नहीं हो सकता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए 2014 से लेकर आज तक आप रिपोर्ट चेक करिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट हो या एडीएफ की रिपोर्ट हो, जिस तरीके से इन्होंने 95 ऑपोजिशन लीडर्स पे केसेस लगाए हैं और उनका दल बदल कराया है, वो हम कहने की बात कर रहे हैं। अच्छा। आज से पहले किसी सरकार ने इस तरीके से लोगों के साथ नहीं किया। आज ना ये काम कर रहे हैं, ठीक है, ना किसी पार्टी को रहने दे रहे हैं, ना कोई ऐसा काम। देखिए किसी भी, इतने सारे मैंने मुद्दे बताए आपको, जमीन चोरी से लेकर चढ़ावा चोरी, पैसा चोरी, हर चीज, किसी भी मुद्दे पे इन्होंने जवाब नहीं दिया। ठीक है 2020 में इस ट्रस्ट को मैंडेट दिया गया कि ये जो ट्रस्ट है ये आरटीआई के अंदर नहीं आ सकती। क्यों दिया गया? तीसरी बात, जो 15 में से 12 लोग अपॉइंट करे गए वो होम मिनिस्ट्री से अपॉइंट करे गए। चौथी बात, एफआईआर से पहले एसआईटी बैठती है, एसआईटी के बाद एफआईआर होती है। एसआईटी के अंदर ये किसी का नाम नहीं आता जो उस ट्रस्ट को चला रहा था। अगली बात, जब मंदिर बीजेपी लोग उसमें बीजेपी और आरएसएस के हैं, प्रधान प्रतिष्ठा के लिए मोदी जी आते हैं, सारे कामों में योगी मोदी जी आते हैं, तो इसका जवाब क्यों नहीं दे रही भाजपा और योगी जी? इसमें सब जांच करने वाली सरकार, बंदे बिठाने वाली सरकार, पैसा खाने वाली सरकार, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के नाम बताइए। कहां से नाम बताना शुरू करें? प्रधानमंत्री मोदी, योगी, अमित शाह, इन लोगों ने तो अपॉइंट करे। चाहे प्रधान प्रतिष्ठा इसलिए वो चढ़ावा चोर हो गए। देखिए निशांत, ये लॉजिक है कि इसलिए वो चढ़ावा चोर हो गए। अरे हाँ भाई हाँ। देखिए लॉजिक क्या है, जो घर बना रहा है, जो उस घर को चला रहा है, जो घर में अपनी सिक्योरिटी लगा रहा है, उसी से सवाल नहीं पूछोगे आप? ये क्या? नहीं, सवाल पूछिए। इतनी आंखों पे पट्टी थोड़ी डाल सकते हैं। निशांत भाई, सवाल पूछने के लिए कौन मना कर रहा है? मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है और जवाब होना चाहिए। देखिए कि कहां से लापरवाही हो गई, कहां से चूक हो गई। लेकिन आप कह दें कि वहीं से चोरी हो गई, इन दोनों में अंतर होता है भाई। देखिए पूरे स्ट्रक्चर में बीजेपी, आरपी सिंह को जरा रखिए स्क्रीन पे। पूरे स्ट्रक्चर में बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस है, कोई और बंदा ही नहीं है। मंदिर के उद्घाटन से लेकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लेकर, बंदे अपॉइंट करने से लेकर, ईंटें लगाने से लेकर, मलबा उठाने से लेकर, सिक्योरिटी से लेकर, वीआईपी दर्शन कराने से लेकर, चंदा लेने से लेकर, सोने की ईंटें से लेकर, हर चीज बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी ने करी है। और आज उनकी चंदा चोरी, आस्था का धोखा, पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला काम किया है बीजेपी आरएसएस ने। और चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी करके राम की मंदिर की इन्होंने अपनी, राम के नाम से सरकार बनाई। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं कांग्रेस के साथी से कहूंगा, राकेश पांडे पे कुछ न कहो यार, वो भी अपने बच्चे पाल रहे हैं, काहे के लिए वो सरकार से सवाल पूछे? हम लोग पूछ रहे हैं। मनोज भाई सुनिए, एक सेकंड मनोज भाई, एक सेकंड। उन्होंने कहा, सुनिए, इतने बुरे दिन नहीं है कि मेरे बच्चों की चिंता कोई और करे। आई बात समझ में? तो पर्सनल मत हुआ करिए। इसलिए जो मैं नहीं बोलने दूंगा मनोज भाई, मेरे बच्चों की चिंता करने की किसी की जरूरत नहीं है, ना आरपी सिंह को, ना आनंद जी को, ना आपको, ना किसी और को। आई बात समझ में? परिवार एकदम दूर रहिए उससे। हाँ, तब एकदम दूर रहिए उससे मनोज भाई। अब पहले बता दे रहा हूँ आपको, मैं दूर हूँ। मैं, अच्छा आप बोल लीजिए तब मैं बोल लूं। आप बोलिए। आपका सवाल जब हो जाए तब मुझे बताइए। सवाल नहीं, बच्चों तक नहीं जाना था, बस इतना बता रहा हूं। तो आप ऐसा लगता है AK-47 लेके मेरे ऊपर बच्चों तक जाएंगे तो सब उठेगा। बच्चों तक नहीं, मैं कह रहा हूं कि सरकार से सवाल पूछने से पहले सोचना पड़ता है। अरे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं पर्सनल उस तरह, मेरा मतलब सरकार से सवाल पूछना महंगा है। मैं पूछता था, मैं जेल गया, मैं गया नहीं 12 दिन के लिए जेल गया, नहीं गया। 3-3 एक साल में मुकदमे लगे नहीं लगे। तो सरकार से सवाल पूछना इतना आसान नहीं होता है। खैर चलिए मैं बताता हूं, जो अनंत काल तक विजयी हैं, वो अनंत विजय जी कह रहे थे कि भैया वो हर्ष की बात होगी, बड़ी खुशी की बात होगी। अरे प्रभु का चढ़ावा चोरी हो गया, 200 शिलाएं चोरी हो गई
और सरकार कुछ बता नहीं रही है, ट्रस्ट कुछ बता नहीं रहा है, और अनंत विजय जी को आनंद महसूस हो रहा है। गजब है, आपने मारा गुड़ गोबर कर दिया पूरी आस्था का।